द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। यूरोपीय संसद में मणिपुर में हुए हिंसा का मामला गूंजा। वहां पर इस बात की चर्चा हुई तो भारत की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई। भारत की तरफ से कहा गया कि यह हमारा आंतरिक मामला है, इस पर आप लोग बहस ना करें। मतलब वहां पर इस बात की चर्चा हुई कि किस तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई और कई दिनों तक मणिपुर जलता रहा, मणिपुर से लोगों का पलायन होता रहा। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री कर्नाटक चुनाव में बिजी थे, उनको मणिपुर की याद नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद जब राहुल गांधी अमेरिका गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसके बाद अमेरिका गए, उसके बाद मणिपुर राहुल गांधी भी गए। अब सब पूरे देश में पूछा जा रहा है कि मणिपुर आखिरकार प्रधानमंत्री जी कब जाएंगे, कब मणिपुर के लोगों का दर्द सुनेंगे। अब इसी बीच जो ये खबर आती है कि संसद में अब ये मुद्दा उठा, यानी ईयू के सदन में ये मुद्दा उठाया गया, ये पेश किया गया मणिपुर हिंसा को लेकर। तो भारत ने कहा, भारत की तरफ से जवाब आया कि मणिपुर का मुद्दा भारत के लिए एक आंतरिक मुद्दा है, इसे इस मंच पर साझा नहीं किया जाना चाहिए। तो अब देखिए, आज तक में भी बाकायदा हेडलाइंस दी है इस पर कि मणिपुर हिंसा को लेकर यूरोपीय संसद में मोदी सरकार पर उठे सवाल, मिला यह जवाब। यूरोपीय संसद ने मणिपुर हिंसा को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। ईयू की संसद ने आह्वान किया है कि हिंसा को जल्द से जल्द रोका जाए। इसे लेकर भारत सरकार ने ईयू पर पलटवार भी किया है। भारत सरकार की तरफ से मतलब ये कहा गया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, इस पर वहां पर मतलब ईयू की संसद में हस्तक्षेप इस मामले पर नहीं होना चाहिए। पिछले 2 महीनों से, करीब 2 महीनों का वक्त हो रहा है, 60 दिन से ऊपर का वक्त हो रहा है, मणिपुर में हिंसा हो रही है। और इस हिंसा को वहां के लोग जो झेल रहे हैं, उसको लेकर यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू की ब्रुसेल्स स्थित संसद में बुधवार को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। भारत सरकार का कहना है कि मणिपुर का मुद्दा भारत के लिए एक आंतरिक मुद्दा है। भारत का कहना है कि यूरोपीय संसद में प्रस्ताव पर बहस भारत के मणिपुर हिंसा पर अपना रुख स्पष्ट करने के बावजूद हो रही है। यानी भारत सरकार ने अपना रुख जो है वो मणिपुर में हिंसा को लेकर स्पष्ट कर दिया है। अमित शाह को वहां भेजा गया है, मणिपुर हिंसा को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिर इस तरीके से संसद में पेश करके इसे क्या बताने की कोशिश हो रही है, भारत का आंतरिक मामला है, इसे वहां ना उठाया जाए, यह भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं, जब चुनाव मणिपुर में चल रहे थे, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 2022 में विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो मणिपुर का चुनाव भी हुआ था, जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, इन राज्यों में चुनाव हुए थे। और इन राज्यों के चुनाव जब हुए थे तो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था कि 25 सालों के लिए आपका भविष्य सुनिश्चित कर देंगे, आप बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन यहां तो 1 साल बाद ही भविष्य किस तरीके से अंधकार में हो गया है, ये दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। यूरोपीय संसद में 12 जुलाई को 6 संसदीय दलों ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें मणिपुर हिंसा को ना रोक पाने के लिए मोदी सरकार और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की गई थी। प्रस्ताव में हिंसा की निंदा करते हुए ईयू के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वो स्थिति में सुधार के लिए भारत से बात करें। यानी संसद के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो भारत में जाकर भारत सरकार के लोगों से और भारत में जाकर मणिपुर की स्थिति को संभालने की कोशिश करें, बात करें। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़की थी, जिसमें अब तक कम से कम 142 लोग मारे गए हैं और करीब 54,000 लोग विस्थापित होने पर मजबूर हो गए। मतलब 54,000 लोगों ने मणिपुर छोड़ दिया है और वो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही कि एक कमरे में कम से कम 200, 300 लोग रह रहे हैं। छोटा सा कमरा है, उसमें 200-300 लोग एक दूसरे के ऊपर, मतलब कोई लेट रहा है, कोई चिपका हुआ है। मतलब स्थिति भयावह है वहां की। अब भारत इस पे कह रहा है कि भारत ने ईयू के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। जो प्रस्ताव आया उसको सिरे से खारिज किया है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि मणिपुर की स्थिति पर भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और यूरोपीय सांसदों को भी इस बात के संबंध में उनको बात बता दी गई है। बावजूद इसके ईयू संसद में इस प्रस्ताव को पेश किया गया है। मतलब भारत सरकार के रुख स्पष्ट होने के बावजूद भी हम यूरोपीय संसद में इस मामले को उठाया गया, यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भारत सरकार इस पर बिल्कुल मतलब कोई कार्रवाई न्यूट्रल तरीके से दिखाई देती कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है, भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, भारत सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है, तब इस मुद्दे को उठाया जाता। लेकिन हम यूरोपीय संसद उस वक्त इस मसले को उठाया गया है जब भारत सरकार ने अपना इस पर रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। हम यूरोपीय संसद में होने वाली घटनाओं से अवगत हैं। हमने इस मामले से संबंधित यूरोपीय संसद के अमेरिकी सदस्यों से, मतलब वहां के सदस्यों से संपर्क भी किया है। हमने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। तो भारत के आंतरिक मामले में यूरोपीय सदन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
विदेश सचिव ने हालांकि मणिपुर के एक अखबार में छपी एक रिपोर्ट की टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार ने यूरोपीय संसद सदस्यों से बात करने के लिए एक लॉबिंग फर्म को काम पर लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सरकार ने ईयू के सांसदों से मणिपुर हिंसा पर बात करने के लिए ब्रुसेल्स स्थित एक प्रमुख लॉबिंग फर्म अल्बर और गीगर को हायर किया, जिसने कथित तौर पर यूरोपीय संसद के सदस्यों को भारत सरकार की तरफ से एक पत्र भेजा था। यूरोपीय संसद के इस प्रस्ताव पर गुरुवार को मतदान भी होना है, यानी गुरुवार को इस पर मतदान होना है। ये बात भी निकलकर सामने आई आज के दिन। मणिपुर हिंसा पर ईयू के प्रस्ताव में किन बातों का उल्लेख किया गया है, यह भी जानना बेहद जरूरी है कि किन बातों को यूरोपीय संसद ने उठाया है, वहां सदन ने उठाया है, वहां के सांसदों ने उठाया है, किन बातों को यह ध्यान रखिए। यूरोपीय संघ की संसद में 6 सदस्यीय संसदीय समूहों की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव में मणिपुर में 2 महीने से चल रही हिंसा से निपटने के लिए मोदी सरकार के तरीके अपनाए गए हैं, उनकी आलोचना की है कि मोदी सरकार यानी भारत सरकार की तरफ से जो तरीके हिंसा को रोकने के लिए अपनाए गए वो सही नहीं है, उन पर सवाल उठाया, उनकी आलोचना भी की है। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति से प्रेरित विभाजनकारी नीतियों और आतंकवादी समूहों की गतिविधि में बढ़ोतरी को लेकर हम चिंतित हैं। प्रस्ताव में आगे ये भी कहा गया कि जो भारत में हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ हिंदू बहुसंख्यवाद बढ़ रहा है, वहाँ पर मुसलमानों को प्रताड़ना मिल रही है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन सबको लेकर चिंता जताई है। प्रस्ताव में मणिपुर हिंसा के मद्देनजर प्रदेश में कर्फ्यू लगाने और इंटरनेट पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले की भी आलोचना की गई है। कहा गया है कि इससे मीडिया और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हिंसा की सही सूचना नहीं जमा कर पा रहे थे और उन्हें रिपोर्टिंग में बाधा आ रही थी। यानी अगर इंटरनेट सेवा बहाल नहीं होगी तो सही आंकड़े एक दूसरे तक ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। इससे बहुत बड़ी चीज़ें भी दिक्कतें पैदा कर रही हैं। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि वो संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों को मानते हुए आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी कि AFPSA को निरस्त करे और सुरक्षा बलों द्वारा बल के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करे। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि हाल के वर्षों में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट आई है, यानी अपने धर्म के आधार पर कोई काम नहीं कर सकता है, उसको रोका जाता है, उसको परेशान किया जाता है। भेदभाव वाले कानूनों और प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और उन्हें लागू किया जा रहा है, जो ईसाई, मुस्लिम, सिख और आदिवासी समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्रस्ताव में मणिपुर से सभी पक्षों से संयम बरतने के लिए भी कहा गया है। नेताओं से आह्वान किया गया है कि वो लोगों के बीच विश्वास कायम करें और तनाव खत्म करने के लिए निष्पक्ष भूमिका अदा करें। भड़काऊ बयानबाजी भी पूरी तरीके से बंद करें। प्रस्ताव में भारत सरकार, राजनीतिक दलों के नेताओं और धार्मिक नेताओं से आग्रह किया गया है कि शांति स्थापित करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। यानी राजनीतिक लोगों की भी जिम्मेदारी है और जिनको लोग आइडियल मानते हैं, जो धर्म के ठेकेदार भी हैं कह सकते हैं आप, उनको भी इसमें उतरना चाहिए और मतलब इसके शांति स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने भी मणिपुर हिंसा पर बात रखी थी। इसी महीने कोलकाता में अमेरिकन सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा था कि यह कोई राजनीतिक समस्या नहीं बल्कि एक मानवीय समस्या है। उन्होंने कहा था कि हम मणिपुर में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे नहीं लगता कि जब हम बच्चों को और लोगों को हिंसा में मरते देख रहे हैं तो हमें इसकी चिंता करने के लिए भारतीय होने की ज़रूरत है। अगर हमसे मदद मांगी गई तो हर हाल में मदद के लिए हम तैयार हैं। हम जानते हैं कि भारत का मसला है, हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद है कि जल्द ही यह शांति कायम होगी। अब ये सब कुछ तो आपने समझ लिया, अब समझना यह जरूरी कि मणिपुर में हिंसा आखिरकार हुई क्यों थी। मणिपुर हिंसा 3 मई को उस वक्त भड़की जब प्रदेश के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ अल्पसंख्यक, कुकी और आदि जनजातीय समुदायों ने एक रैली निकाली थी। ये रैली हिंसक हो गई और मैतेई समुदाय पर हमले किए गए। बदले में मैतेई समुदाय ने भी कुकी समुदाय के लोगों पर हमले शुरू कर दिए और उनके इलाके में रह रहे कुकी लोगों पर हमले होने लगे। उनके घरों को जला दिया गया। उधर कुकी लोगों ने भी अपने इलाके में रह रहे मैतेई लोगों पर हमले शुरू कर दिए। इस कारण से दोनों तरफ से हजारों लोगों ने अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। ये मणिपुर की हिंसा का वृतांत है। तो अब फिलहाल जो ये मामला यूई में उठा है और इस मामले को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, अब आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इससे भारत सरकार की किरकिरी तो जरूर हो रही है। भारत सरकार के उन मतलब तरीकों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत सरकार सही तरीके से कदम नहीं उठा रही कि मणिपुर की हिंसा को रोका जा सके, क्योंकि 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। अभी भी राहत शिविरों में जिस तरह से लोग रह रहे हैं वो तस्वीर देखने के बाद आप भी सिहर उठेंगे। तो अंदाजा लगाइए किस तरीके से मणिपुर के हालात हैं और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।